नमस्कार सबको। सबसे पहले आपके और आपके परिवारजनों को नववर्ष की शुभकामना। इतनी ठंड में आप आए हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत हम लोग ये एक पदयात्रा कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण गांधी बितिहरवा आश्रम से ये पदयात्रा 2 अक्टूबर को हम लोगों ने शुरू की है और करीब 100 दिन होने को आ गए। पहले पश्चिम चंपारण में 48 दिन थे, उसके बाद से आपके ज़िले पूर्वी चंपारण में मैं घूम रहा था, बीच में शिवहर भी 8-9 दिन शिवहर में भी था और अभी 5-7 दिन और इस ज़िले में रहूँगा। 15 जनवरी को मैं गोपालगंज पहुंचना है मुझे, तो अभी यहाँ पर 3-4 दिन और रहेंगे। तो इस प्रेस वार्ता में मैं संक्षिप्त में अपनी अभी तक के जो मेरे अनुभव रहे हैं वो आपसे साझा करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से, और उसके बाद आप जो भी सवाल जवाब करना चाहें उसका स्वागत है। करीब 100 दिन पैदल चलने के बाद जो बिहार के लोगों से मिलने, सैकड़ों गांव पंचायतों में जाने के बाद जो बात समझ में आ रही है, यहाँ बेरोजगारी और पलायन लोगों की नज़र में सबसे बड़ी बिहार की समस्या आज बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए गांव में जाने की क्या ज़रूरत है। पैदल चलने से, बिना चले बगैर भी लोगों को मालूम है कि बेरोजगारी बहुत है, पलायन की समस्या बड़ी समस्या रही है दशकों से। लेकिन जब गांव में हम लोग चले हैं तो इसकी विकरालता का, इसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की समझ देखने को मिली। बिहार के ज़्यादातर गांवों में मेरा अपना अनुमान हम लोगों का है कि करीब आधे से ज़्यादा नवयुवक, कामकाज करने वाले एज ग्रुप के जो लड़के हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के लिए उन्होंने अपना गांव, देहात, शहर छोड़कर बाहर के राज्यों में जाकर वो मजदूरी करते हैं। पश्चिम चंपारण में जो स्थिति दिखी, कमोवेश वही स्थिति पूर्वी चंपारण में भी है। दोनों जिलों में जो बाढ़ और कटाव से प्रभावित एरिया हैं, वहाँ पर पलायन की समस्या उन इलाकों के मुकाबले जहाँ बाढ़ नहीं आता है थोड़ी ज़्यादा बदतर है। जहाँ बाढ़ आता है या नदियों के कटाव का मामला है, वहाँ पर तो पलायन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो सबसे बड़ी समस्या अगर आप मेरे से पूछेंगे, अभी तक लोगों ने जो बताया, जो देखने को मिला, समझ में आया, बेरोजगारी और पलायन। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खेती किसानी करने वाले लोगों की। बिहार का एक बड़ा तबका खेती पर निर्भर है। किसानों की यहाँ जो हालत है, कोई भी व्यक्ति, कुछ एक बड़े किसानों को अगर आप छोड़ दें तो वो किसानी करके, खेती करके अपनी जीविका चला ले, परिवार चला ले, ये संभव नहीं दिखता है। ज़्यादातर लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो जीने खाने के लिए जो खेती होती है वही करते हैं, उतना ही उपजाते हैं जिससे उनके बाल बच्चों को खाना मिल जाए। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में 91%, यह आंकड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ, 91% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, बिल्कुल मार्जिनल किसान हैं। जो लोग किसानी करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या बिहार में जल संसाधन की कोई व्यवस्था न होना। या तो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं या उनके पास सिंचित भूमि नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है। दोनों चंपारण में एक नई बात जो समझ में आई कि यहाँ पर पहले इन जिलों में नहरों की सुविधा थी। बहुत बड़े भूभाग में नहरों का निर्माण था, नहर थे, वहाँ सिंचाई नहरों के जरिए होता था। लेकिन रख रखाव के अभाव में बहुत सारे ऐसे कैनाल जो पहले से बने हुए थे, जहाँ जिनसे खेतों की सिंचाई होती थी, वो बंद पड़ गए हैं या वहाँ से अब सिंचाई की सुविधा नहीं रह गई। जमीन पर इस चीज़ को देखने के बाद हमने इसको बिहार के स्तर पर देखा और समझने का प्रयास किया, तो पता चला कि पिछले 10 साल में, और ये आंकड़ा आपको ध्यान रहना चाहिए, पिछले 10 साल में बिहार में सिंचित भूमि, एश्योर्ड
इरिगेशन वाली जमीन 11% से कम हो गई है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी नहीं है, 11% से वो जो भूमि है वो कम हो गई है। और उसकी एक वजह वो सीधे प्रमाण के तौर पर चंपारण में दिखा कि पहले से जिस जमीन में एश्योर्ड इरिगेशन था, नहर की सुविधा थी, नलकूप की सुविधा थी, वो रख रखाव के अभाव में अब एश्योर्ड इरिगेशन उन जमीन में रही नहीं। दूसरा जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वो तो आपको मालूम ही है। पश्चिम चंपारण में जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, पूर्वी चंपारण में जो फ्लैश फ्लड जिसको आप कहेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, जो बरसाती नदी अचानक से नेपाल से आने वाली नदियों में पानी का बढ़ना, नदियों का अपना धारा अपनी जो अपना रास्ता है उसका बदलना, उससे होने वाले कटाव, ये सामान्य बात हर दूसरे तीसरे पंचायत में आपको देखने को मिलती है। दूसरी जो बड़ी समस्या किसानों के साथ यहाँ पर है वो खाद बीज का समय पर, सही क्वालिटी के खाद और बीज का समय पर न मिल पाना। अभी तो हम को लेकर हाहाकार है। धान जब मैं पहले मैंने चलना शुरू किया तो उस समय धान के लिए लोग यूरिया खोज रहे थे। अभी गेहूं की बुआई हो गई है तो हर गांव में, हर प्रखंड में किसानों ने, उनके परिवारों ने ये बताया कि यूरिया 500 से लेकर 1200 रुपये तक लोगों ने खरीदा है। यूरिया का बड़े पैमाने पर नेपाल शिफ्ट होना, यूरिया के कुछ मात्रा का अवैध शराब को बनाने में इस्तेमाल होना और इन दोनों के ऊपर यहाँ के अफसरों का या जो खाद के व्यवसाय में जुड़े हुए लोग उनके द्वारा कालाबाजारी, ये तीनों का संयुक्त परिणाम है कि लोगों को खाद समय पर नहीं मिल रहा है। जो मिल भी रहा है तो 500 से 1200 रुपये तक उनको पैसा देना पड़ रहा है। जो नेपाल से जितना लगता हुआ एरिया, जो जितना सीमावर्ती है, जितना नेपाल के करीब है, उतना ज़्यादा यूरिया की किल्लत है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर सिंचाई की सुविधा न होने के बावजूद, खाद बीज न मिलने के बावजूद किसान जो यहाँ फसल पैदा कर रहा है उसका उचित भाव न मिल पाना। दोनों ही चंपारण में गन्ने की खेती एक बहुत बड़ा लोगों के लिए कैश क्रॉप, आमदनी का साधन था। चीनी मिलों के बंद हो जाने से गन्ने की खेती करने वाले लोगों की संख्या में बहुत कमी आई है। शिवहर में भी ये दिखा। लेकिन जो उससे बड़ी समस्या है कि जो मिल चल भी रहा है, जो गन्ना उत्पादन हो भी रहा है, तो तीनों जिलों में मुझे जो समझ में आई बात कि अभी 3 तरह के गन्ना का उत्पादन लोग कर रहे हैं। उसमें जो कैटेगरी 1 है गन्ना, जिसको मिल वाले कैटेगरी 1 कह रहे हैं, जिसको प्राथमिकता के आधार पर जिसकी खरीद होती है अच्छे दाम पर, वो दाम भी यूपी के मुकाबले 60 रुपये क्विंटल कम है। और गन्ने की खरीद में जो हेराफेरी है, जो जालसाजी है, उसका कोई समाधान नहीं है। हर ट्रेलर पे करीब 5 से 7, 8, 10 क्विंटल तक वजन में हेराफेरी है। रसीद के जरिए, पर्ची के जरिए जो मिल गन्ने की खरीद करते हैं, पर सरकार ने कागजों पर मोबाइल के जरिए मैसेज की व्यवस्था की है। लेकिन जहाँ तक किसानों का सवाल है, खासकर छोटे किसानों का, वो आज भी गन्ना बेचने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ही मजबूर हैं। यही हाल धान, गेहूं, दूसरे फसलों का भी है। जब मैं चल रहा हूं पिछले 3 महीने से, तो इसी समय में धान की कटाई हुई है और धान की जो बेचने की कीमत लोगों ने बताई वो 1200 से 1600 रुपये तक एवरेज। ऐसे लोग भी मिले हैं जो 1100, 1150 में बेचे हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं। कुछ जो बहुत बड़े किसान हैं वो 1500, 1550, 1600 तक में उन्होंने धान बेचा है। पश्चिमी चंपारण में ये औसत 1200 से 1400 था। पूर्वी चंपारण में ये औसत 1200 से 1600 लोग बता रहे हैं। लेकिन दोनों ही हालत में अगर आप 1500 भी मानकर चले, 1400 भी धान की कीमत अगर मान लें, तो भी वो सरकार का जो समर्थन मूल्य है 20,250 रुपया, उसके मुकाबले 25 से 30% कम है। फिर इस बात को मैंने बिहार के स्तर पर देखने समझने की कोशिश की तो पता चला, ये आंकड़ा आप ध्यान में रखेंगे, कि समर्थन मूल्य पर बिहार में पिछले 10 साल में सिर्फ 13% धान खरीदा गया है। सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1%। सिर्फ 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। किसी दूसरे फसल के लिए समर्थन मूल्य पर खरीद की कोई व्यवस्था बिहार में है ही नहीं।
जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि पंजाब में, जिसके किसानों की, वहाँ की खेती की बड़ी चर्चा बिहार में गांव देहात में भी होती है, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% से ज़्यादा गेहूं और धान को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। फिर मैंने इसका अध्ययन कराया कि अगर पिछले 10 साल में बिहार में जो कुछ भी उपज हो रहा है, सिंचाई नहीं है, बाढ़ है, इन सब के बावजूद जो किसानों ने अपनी मेहनत से, यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से उपजाया, अगर समर्थन मूल्य इनको मिलता तो बिहार के लोगों का क्या होता है। तो आपको एक आंकड़ा शेयर कर रहा हूँ। अगर समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जिनके लिए भी सरकार समर्थन मूल्य जिन फसलों के लिए जारी करती है, अगर सरकार समर्थन मूल्य पर 70% भी ये खरीद ले पंजाब के बराबर, तो बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया हर साल अलग से मिलने लगेगा। मतलब समर्थन मूल्य पर इन फसलों के नहीं खरीदे जाने की वजह से बिहार के किसानों का हर साल करीब करीब 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा, मजे की बात ये है कि बिहार सरकार को नहीं देना है, केंद्र सरकार समर्थन मूल्य के लिए राज्य सरकारों को मदद करती है। मुसीबत यह है कि बिहार में इस खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई गई है। कहीं कोई मंडी है नहीं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और उसका अल्टरनेट जिस पैक्स को बनाया गया है, उनके पास ना वो सुविधा है, ना साधन है, ना उस तरह की व्यवस्था है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप 100 क्विंटल में 13 क्विंटल ही धान खरीदेंगे तो जिस दाम पर लोग बेच रहे हैं और जो समर्थन मूल्य था, पिछले 10 साल का मैंने ये अध्ययन कराया, तो करीब करीब ये आंकड़ा 25,000 करोड़ का होता है। इतना नुकसान हर बिहार के लोगों का हो रहा है। बेरोजगारी, पलायन और कृषि के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक देखने को मिला है वो ध्वस्त हो गई शिक्षा व्यवस्था का। इसकी जानकारी भी आप में से सबको है। सबको मालूम है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था उत्तरोत्तर पिछले 5-7 सालों में तो बिल्कुल ही ध्वस्त ही हो गई है। पूरी व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर है। पेपर पर विद्यालयों को उत्क्रमित कर दिया गया, बिना ये सोचे समझे कि उत्क्रमित अगर उसको आप कर रहे हैं तो उसमें उस तरह की सुविधा बनानी पड़ेगी। और शिक्षकों की जो टोली है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों की टोली बच गई है, नियमित शिक्षक ज़्यादातर रिटायर हो गए। तो बेसिकली अगर आप गहराई में जाकर उसको देखेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था है वो करीब करीब अब उन शिक्षा मित्रों के ही कंधों पर है जिसको कभी शिक्षा व्यवस्था में एडिशनल फोर्स के तौर पर रिक्रूट किया गया था, लाया गया था। क्योंकि अभी जो 4 लाख के करीब बिहार में शिक्षक हैं, इसमें 75 2/3 से ज़्यादा शिक्षक वो हैं जो कभी शिक्षा मित्र के तौर पर बहाल किए गए थे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की एक बड़ी वजह जो मैं ज़मीन पर देख पाया वो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन का ना हो पाना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे ही नहीं हैं। और ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर गांव, हर पंचायत, हर जगह कोई ना कोई शिक्षा के नाम पर, कोई विद्यालय के नाम पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। सही या गलत, हजारों करोड़ रुपए जनता का खर्च किया गया उस पर। वहाँ पढ़ाई हो इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। जो विद्यालयों की छवि है समाज में, जो बातचीत करके समझ में आया, लोग भी अब विद्यालयों को खिचड़ी बांटने का सेंटर, वहाँ पर कुछ किताब और साइकिल बांटने का सेंटर के तौर पर ही देखते हैं। शिक्षक गण भी इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और जो समाज है वो भी इन विद्यालयों को इसी तौर पर देखता है कि यहाँ से खिचड़ी बढ़ता है। तो शिकायत भी लोग पढ़ाई की तो करते ही नहीं है, यही कर रहे हैं कि खिचड़ी अच्छी मिल रही है या पिल्लू वाली खिचड़ी मिल रही है। जहाँ तक कई लोगों को, हम लोग को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ शिक्षकों की स्थिति की क्वालिटी खराब है। वो एकमात्र पहलू नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा पहलू, महत्वपूर्ण बहुत एक छोटा पहलू है। क्योंकि आप यहाँ के कॉलेजेस को देख लीजिए, जहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग पहले से बने हुए हैं, शिक्षक भी वहाँ तो शिक्षा मित्र नहीं चला रहे कॉलेजेस को। वहाँ हजारों की संख्या में बच्चे, नामांकन भी बच्चों ने लिया हुआ है।
लेकिन पढ़ाई वहाँ पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी सिर्फ नामांकन हो रहा है, एडमिट कार्ड बांटा जाता है और परीक्षा के दिन लड़के आते हैं, परीक्षा दिया, डिग्री बट गई। तो बिहार की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, स्कूलों से खिचड़ी, पोशाक और किताब बांटने का सेंटर बना दिया गया स्कूलों को, और कॉलेजेस को डिग्री बांटने का सेंटर बना दिया गया। दोनों में कहीं पर पढ़ाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षित लोगों की संख्या पेपर पर चाहे जो हो, वो मैं समझता हूं कि हर साल कम ही होती जा रही है। जिनके पास डिग्री है या जिनके पास डिग्री नहीं है, शिक्षित कोई नहीं है। और जब आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं तो स्वाभाविक तौर पर आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, आपको मजदूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ डिग्री है, पढ़ाई तो आपने की नहीं है। इन तीनों चीजों के दो बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार के स्तर से चलाई जा रही हैं, जिसकी चर्चा हर जगह सुनने को मिली। एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज की देने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार की योजना है। व्यवस्थित तरीके से इसमें भ्रष्टाचार के जरिए ये एक तरह से बता दिया गया है कि लोगों को, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो या 4.5 किलो अनाज ही हर महीने मिलता है। सैकड़ों गांवों में चर्चा करने के बाद मैं आपको कैमरे पर प्रमाणिक तौर पर बता रहा हूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो गरीब कल्याण योजना में अनाज आ रहा है प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 20-25 हजार क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है। इसमें प्रति क्विंटल 40 रुपए के दर से जनप्रतिनिधि और अफसर पैसा ले रहे हैं, और जनप्रतिनिधियों में विधायक इंक्लूडेड है। इसको भी आप बिल्कुल मेरे मुख से ही सुन लीजिए, विधायक भी इसमें अपना शेयर ले रहे हैं। तो भाजपा की सरकार जो देश में गरीब कल्याण योजना चलाकर अपना पीठ थपथपा रही है, उनके ही विधायक, क्योंकि चंपारण में ज्यादातर विधायक तो भाजपा के ही हैं, उनके ही विधायक उस गरीब कल्याण योजना के अनाज से 40 रुपए प्रति क्विंटल का जो पीसी काटा जा रहा है उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, और ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है वो है आवास के लिए। पहले जिसको हम लोग इंदिरा आवास कहते थे, अभी वो प्रधानमंत्री आवास योजना है। गांव देहात में चलने के बाद मैं बहुत विश्वास से इस बात को कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग आज भी लाभार्थी के तौर पर वही लोग मिले जिनको इंदिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपया पहले मिला था। आजकल की जो योजना है जिसमें 1,40,000 लाभार्थियों को इंदिरा आवास के लिए मिलना है, उसके लाभार्थी भी मिले लेकिन कम संख्या में। उसमें 25,000 से 40,000 रुपये तक हर व्यक्ति को पैसा देना है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से पूरी व्यवस्था बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास में आपका नाम जोड़ा जाए, इसके लिए 1,000 रुपये से वो शुरू होता है। नाम आगे भेजा जाए उसके लिए 2,000 होना चाहिए। आपके घर के सामने साथ खड़े होकर पिक्चर खींचा जाए उसके लिए अलग किस्त है। तो ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है जिसमें जनप्रतिनिधि, पंचायत और ब्लॉक के स्तर के जो पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, कुल मिलाकर 3 किस्तों में से 25 से 40,000 रुपया लोग बता रहे हैं कि वो दे रहे हैं। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं तो भी लाभार्थियों को 20 से 25,000 रुपया अफसरों को देना ही पड़ता है। अफसर का जो हिस्सा है उसको तो देना ही देना है। 25,000 लगेगा कि 40,000, ये इस पर निर्भर है कि जनप्रतिनिधि जो लोकल है वो कितना पैसा इसमें ले रहा है। कुछ जगह पर जरूर जो जनप्रतिनिधि हैं वो पैसा नहीं ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, लेकिन अफसर का जो शेयर है वो तो फिक्स है, उसको 20,000 से 25,000 रुपये मिल रहा है। हम में से कई लोगों को लगता है कि बैंकों से सीधे पैसा जा रहा है तो ये पैसे में इतनी चोरी कैसे हो रही है। मैं कई बैंक पदाधिकारियों से भी मिला, तो उन्होंने इसका जो सिस्टम, मैंने पूछा कि भाई आप पैसा आखिर अधिकारी ले कैसे रहे, तो बताते हैं यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है कि ब्लॉक के जो पदाधिकारी है, पंचायत के पदाधिकारी है, बैंकों को बता देते हैं कि अकाउंट को लॉक कर दीजिए। मतलब एक किस्त जब जारी हो गई, हिस्सा मिला तो पहला किस्त जारी हुआ, जब दूसरा किस्त तब जारी होगा जब उनको हिस्सा पहुंच जाएगा। जब तक हिस्सा उनको नहीं पहुंचेगा तब तक अकाउंट को लॉक करके रखा जाएगा। तो मैं, और इसका तो जितनी बार बैंक में अकाउंट लॉक होता है
उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि अकाउंट लॉक हुआ और जब वो अकाउंट खोला जाता है तो उस पर पेनल्टी लगता है 100 रुपये का। तो अगर कोई चाहे तो इसको बैंकों से ब्रांच वाइज निकाल सकता है कि हर अकाउंट को कितनी बार लॉक किया गया है और कितनी बार उसको रीओपन किया गया है, क्योंकि बैंक में इसका रिकॉर्ड है। और ये लॉक क्यों किया गया है? क्योंकि कर्मचारियों को, अधिकारियों को उनके हिस्से का पैसा नहीं मिल रहा है। जब वो पैसा पहुंचता है तो अकाउंट को अनलॉक किया जाता है और दूसरी किस्त जारी की जाती है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है, जो पूरे देश में चर्चा में रही है, बिहार में भी लागू है, वो है शौचालय की, स्वच्छ भारत अभियान की। पेपर पर बिहार के भी ज़्यादातर गांवों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। दोनों चंपारण में ओडीएफ कंप्लीटली फार्स है। खुले में शौच आज भी ज़्यादातर गांवों की सच्चाई है। मैं पैदल ही चल रहा हूं तो बहुत कम ही ऐसे गांव ऐसे मिले हैं जहां पर गांव से निकलते हुए आपको नाक पर गमछा नहीं बांधना है। खुले में शौच हर जगह सच्चाई है। और लोग बता रहे हैं कि ये हर घर में जो शौचालय की योजना है, इसमें 2000 प्रति लाभार्थी पैसा लिया गया है। पैसा 2000 रुपये दे दीजिए, 12000 रुपये आपको शौचालय बनाने के नाम पर मिल गए। शौचालय आपने बनाया नहीं बनाया, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई ना, इस पर किसी ने चिंता की है ना इस पर कोई कार्रवाई हुई है। और ये पैसा भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों के स्तर पर लिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों की इतनी भागीदारी नहीं रही है। शौचालय का पैसा लोग बता रहे हैं कि सीधे तौर पर अधिकारियों ने लिए है। इसका भी अगर सरकार चाहे तो जो भी डीएम रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई कैसे पकड़ा जाएगा, जिसने भी ओडीएफ कराया है, जिसके कार्यकाल में ओडीएफ हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर इतने बड़े पैमाने पर आपने पैसे बांटे, ओडीएफ घोषित करा दिया और वहाँ पर शौचालय बने ही नहीं तो किस, और जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरे बिहार में किसी भी कर्मचारी पर ओडीएफ शौचालय के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 ये जो बड़ी सरकार की, केंद्र सरकार की योजना चल रही है। इसके बाद चौथी एक योजना जो बिहार सरकार की भी बड़ी भूमिका है, उसमें हो मनरेगा की। हम लोग की अपनी सोच रहती है कि चूंकि बिहार में इतनी गरीबी है, ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, तो मनरेगा एक बड़ी सोशल सिक्योरिटी की का जरिया है लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। तो मेरी अपनी सोच थी कि हर जगह मुझे मनरेगा के लोग काम करते दिखेंगे। मनरेगा की हालत ये है कि दोनों तीनों जिलों में मनरेगा को लोग करीब करीब भूल ही गए हैं। मनरेगा का कोई काम करता हुआ, कहीं कोई काम होता हुआ मुझे दिखा नहीं। जब मैंने उसको देखा समझने के लिए कि भाई मनरेगा में कोई काम क्यों नहीं हो रहा, तो पता चला कि बिहार के स्तर पर बिहार सरकार का मनरेगा यूटिलाइजेशन है 40%। मतलब 100 रुपया अगर बिहार सरकार को मनरेगा के जरिए मजदूरी या रोजगार देने के लिए दिल्ली से मिल सकता था, तो बिहार सरकार ने सिर्फ उसमें 40 रुपया, एग्जैक्टली 39 रुपया लिया है, 39% लिया है। और उसमें भी जिस जिले में आप बैठे हैं, पूर्वी चंपारण में मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 33%, बिहार में सबसे कम। ये उस राज्य और उन जिलों की स्थिति है जहां लोग रोजी रोजगार के लिए 10,000 रुपये के लिए अपना घर परिवार छोड़कर महीनों तक देश के किसी कोने में जाने को तैयार हैं। वहां की व्यवस्था में हम लोगों की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि हम लोग 6,000 से 8,000 रुपया हर साल दिल्ली से ला ही नहीं रहे हैं मनरेगा के तहत लोगों को देने के लिए। जो पैसा मनरेगा का यहाँ आ रहा है 40%, करीब करीब 4,000 करोड़ रुपया हर साल, उसमें पीसी का दर है 40%। 40% के दर से मनरेगा में पीसी काटा जा रहा है। तो बिहार के लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत 10,000 से 12,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये सारा गुणा गणित के बाद 1,600 से 2,000 करोड़ रुपया उनको मिल रहा है। ये पिछले साल का आंकड़ा है, आप चाहेंगे तो पिछले 10 साल का भी आंकड़ा आपको दे दूंगा। इसके बाद 2 योजनाएं जो बिहार सरकार की बहुत बड़ी है। एक योजना नल जल की है, जो 7 निश्चय का हिस्सा है, जिसके बनने में मैं भी शामिल था। इसकी बड़ी चर्चा भी होती है। नल जल योजना में पश्चिम चंपारण के मुकाबले पूर्वी चंपारण में स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिखी। पश्चिम चंपारण में 90% नल जल योजना नहीं काम कर रही है। करीब करीब 100 में 10 योजना ही कहीं चलती हुई मुझे दिखी।
पश्चिम पूर्वी चंपारण में मैं वो संख्या 25 से 30% रखूंगा। एकदम से काउंट करना तो संभव नहीं है, लेकिन औसतन 10 में 2 या 3 नल जल योजना चलती हुई कंडीशन में मिली। लेकिन यहाँ पर भी करीब करीब 75%, 2/3 नल जल योजना चल नहीं रही। दूसरी एक बहुत बड़ी योजना 7 निश्चय की है, जिसकी आप लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, वो है हर गांव की नली और हर गांव में नलियों और गलियों का पक्कीकरण। जहाँ तक मुझे याद है, जब 7 निश्चय बन रहा था तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इसी मद में खर्च किया जाना था। 2014-15 के अनुमान के अनुसार बिहार के सारे गांवों की गलियों और नालियों के पक्कीकरण के लिए 80,000 करोड़ रुपया की जरूरत बताई गई थी और की बात कही गई थी। गांव में घूमने पर इसकी ना कहीं कोई चर्चा है, ना कहीं किसी गली का पक्कीकरण मैंने देखा। नालियों की जो पक्कीकरण की बात है, आज भी नाली 2014 में जब हम लोग 7 निश्चय बना रहे थे, जो सर्वे कर रहे थे, उसमें नालियों की समस्या बहुत बड़ी समस्या के तौर पर आई थी, इसीलिए 7 निश्चय का उसको हिस्सा बनाया गया था। आज भी वो स्थिति कमोवेश वही बनी हुई है। नाली गली के पक्कीकरण के नाम पर कुछ गाँव में मुझे बड़े किनारे बने हुए दिखे। वो दिखाता है कि इसके नाम पर पैसा निकालकर बंदरबाट हुआ है, लेकिन जो योजना थी कि गांव में हर घर के नाली को इस बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और बड़े नाले से पानी को ले जाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी, वो मुझे अभी तक एक भी गांव में नहीं दिखा है। जहां पर यह नाली बनाई गई है वो सड़कों के किनारे कुछ बना दिया गया है, उसमें कूड़ा करकट भर गया है, उसमें कोई नाली के तौर पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। गलियों के पक्कीकरण की तो कहीं मुझे कुछ उसका कोई सुराग ही नहीं है। गलियों की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बिहार में हम लोग की समझ है कि नीतीश कुमार के राज में हमारी भी अपनी समझ रही है कि इन 2 चीज़ों में तो जरूर सुधार हुआ है। वो है सड़क और बिजली। बिजली हम लोग जहाँ पर भी गए वो निश्चित तौर पर हर जगह बिजली आ गई है, तो इस बात का क्रेडिट है बिहार सरकार को कि बिजली हर जगह पहुँच गई है। अब चाहे पीठ जो थपथपा ले बिहार सरकार करे या केंद्र सरकार, लेकिन सरकार के प्रयास से बिजली हर जगह पहुँच गई है। लेकिन बिजली के मद में, बिजली के इशू पर सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग को सुनने को मिली हर गांव में, वो है गलत बिल का आना। 2000 से 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक बिल वाले लोग भी हमें मिले हैं। ऐसे लोग भी मिले जिनके 2 बल्ब जलाने, जिनका ऐसा मानना है कि वो 2 बल्ब जला रहे हैं और उनका बिल 6,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जिनको 60,000, 70,000 का बिल आ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनको 1 लाख से ज़्यादा का बिल आया है। कई गांवों में ऐसे परिवार मिले जिनके बिजली का कनेक्शन बिल ज़्यादा आने और न भुगतान करने की वजह से काट दिया गया है। कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन पर फौजदारी का केस हो गया, वो घर द्वार छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बढ़े और गलत बिल के चक्कर में लोक अदालतों का या ये जो प्राइवेट जो कंपनियां हैं बिजली वितरण वाली, इनके ऑफिसेज का चक्कर काट रहे हैं। सड़क को लेकर नेशनल हाईवे जरूर बेहतर है, स्टेट हाईवे पर भी सुधार दिखा, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति मैं 2000 के दौर में यहाँ यूएन में काम करता था, 2-3 साल मैंने यहाँ काम किया है, तो उस समय हम लोग गाँव में जाते थे, लेकिन इतने बृहद स्तर पे तो नहीं गया हूँ। लेकिन जो लोग बता रहे हैं और जो मेरी समझ है, ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। ग्रामीण सड़क बिल्कुल सिरे से नहीं है, जहाँ बनी भी है वो उखड़ उखड़ के खत्म हो गई है। वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी दिखाती है, या ये समझ से मेरे परे है कि कैसे ऐसा संभव है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बता रहे हैं कि सारे गांव में रोड बन गए हैं, और जब मैं चल रहा हूं तो मुझे 10 में कोई एक गांव मिलता है जहां गांव में कोई सड़क है। गांव में सड़क है ही नहीं, तो ये एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी दिखी। इसके अलावा जो 3 शब्द सबसे ज़्यादा सुनने को मिले लोगों के द्वारा, वो है अफसरशाही से परेशान जनता। कि कोई भी काम अफसरों की मनमर्जी के मुताबिक ही होगा, और इसमें जनता और जनप्रतिनिधि दोनों शामिल हैं। सब ये मानते हैं कि अफसर ही चला रहे हैं, उनकी ही चलती है, वही जो चाहेंगे वही होगा। दूसरा शब्द जो सुनने को मिला वो है भ्रष्टाचार। किसी गांव, किसी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में, सरकार के किसी भी काम में बिना पैसा दिए काम नहीं हो सकता है। और तीसरा शब्द जो सुनने को मिला
जो दलाली का नया नाम बिहार में रख दिया गया है, जिसको पीसी कहते हैं लोग। किसी भी सरकार की योजना में व्यवस्थित तरीके से कमीशन काटा जाना, पीसी काटा जाना, एक तरह से लोगों ने इसको सच्चाई मान लिया है। तो अफसरशाही, सरकार के कामकाज में भ्रष्टाचार और जितनी सरकार की योजनाएं हैं उसमें सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन, पीसी, दलाली काटा जाना, ये 3 शब्द हर जगह सुनाई पड़े। ओवरऑल मुझे जो लोग मिले, मैं ये कह सकता हूं कि सरकार को लेकर उनके मन में या तो उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे अभी तक शायद ही कोई इक्का दुक्का आदमी मिला हो जो ये कह रहा है कि देखिए सरकार में अब आगे क्या होता है, 2 साल में कुछ अच्छा होगा, कुछ सुधार होगा। ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस सरकार से तो अब कुछ नहीं होना है। तो वो उदासीन है या फिर एक बड़े वर्ग में गुस्सा भी है कि इनको हटना चाहिए, नई व्यवस्था बननी चाहिए। तो मोटे तौर पे ये मेरा अभी तक का अनुभव रहा है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद प्रकाश जी, जिसको पूछना है पूछिए, कोई दिक्कत। आनंद प्रकाश जी, दोनों में आप कितना आपकी यात्रा में और उनकी यात्रा में जा रहा हो, और राहुल जी भी है, 3 यात्राएं चल रही हैं, तो उसमें आप अपनी यात्रा को देखिए, मुख्यमंत्री जी पे की यात्रा पर पहले मैं जवाब देता हूं, चूंकि बिहार से हम लोग का, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मतलब यात्रा का जो बेसिक डेफिनेशन है, जो परिभाषा है यात्रा की, मैं ये बात समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आप जिले में आकर एक प्रशासनिक मीटिंग को यात्रा क्यों कह रहे हैं। आप गाड़ी से चल नहीं रहे हैं, पैदल चल नहीं रहे हैं। आप पटना से आए, परिसदनों में आप बैठे, अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, 1-2 जगह पर साइट, और फिर वापस पटना चले गए, फिर वहाँ से आए दूसरे जिले में चले गए। तो यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है, उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे, तो कहते भाई किसी को कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूँ कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया है। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। नहीं तो नीतीश कुमार जी अब सरकार ऐसे चलाते हैं, सुबह में उठे, और पुराने समाजवादी लीडर हैं तो बहुत लंबे समय तक पेपर पढ़ते हैं, बिहार के सारे अखबारों को पढ़ते हैं बहुत लंबे समय तक, 1-1.5 घंटा। हम तो साथ में ही रहे हैं तो जानते हैं इस बात को। पेपरों को पढ़कर ही सरकार चलाते हैं। जो पेपर में छपा कुछ बात उनको दिखी तो वहीं से फ़ोन करेंगे अधिकारियों को, बताएंगे भाई देखो ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। दोपहर में 1-2 समीक्षा बैठक करते हैं, फिर शाम को बैठ के राजनीति की बात करते हैं। तो कम से कम वहाँ से निकल कर कोई प्रयास कर रहे हैं, आकर समीक्षा कर रहे हैं, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने पहले कहा है कि अगर यात्रा करना है तो नीतीश कुमार जी को अपने चुने हुए गांव में, चुने हुए उनके अधिकारियों द्वारा चुने हुए पंचायत में जाकर 1 दिन चलना चाहिए। गाड़ी से ही चले, सुरक्षा के साथ चले। पैदल चलना तो संभव ही नहीं है उनके लिए, वो जरा चल कर दिखा दें किसी एक पंचायत को, जिसको प्रशासन यहाँ समझता है कि इस पंचायत में बड़ा अच्छा काम हुआ है,
उस पंचायत में मुख्यमंत्री को कैमरे पर चुनौती दे रहा हूं कि आप एक पदयात्रा करके अपने सुरक्षा बलों के साथ, अपने काफिले के साथ एक पंचायत में चलकर दिखा दीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि जमीन पर क्या स्थिति है, लोग आपके प्रशासन से, आपके सुशासन से कितना खुश हैं और आपकी जनता, आपकी सरकार लोगों को का काम कितना कर पा रही है। जहां तक आपने राहुल जी की यात्रा के विषय में बताया, ये बहुत बड़े लोग हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो देश के स्तर पर बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग, हमारे लिए किलोमीटर करना, उनका एक फिक्स रूट है, उनको 3500 किलोमीटर चलना है और 3500 किलोमीटर में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचना है और उसको वो करीब 6 महीने में कर रहे हैं, 180 दिन में करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं पदयात्रा, मेरे लिए किलोमीटर का कोई महत्व नहीं है, मेरे लिए दिन भी फिक्स नहीं है। मैं पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में 25-25 दिन मेरा अनुमान था कि हम यहाँ आएंगे, 250-300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी 1000 किलोमीटर चल चुके, 100 दिन हो गए यहाँ। तो मेरे लिए यात्रा सिर्फ माध्यम है समाज को निचले स्तर पर समझने का, उनके साथ उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का, उन लोगों से मिलने का जो इसको सुधारने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ रोड पर चलने से, अगर मैं पूरा चंपारण, पूरा बिहार पैदल चल दूं, तो मुझे कोई ओलंपिक में रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कितना फिजिकली फिट हूं, कि मैं कितना किलोमीटर चल सकता हूं। उद्देश्य समाज को समझना है, समाज के विषयों को समझना है। उद्देश्य ये है कि इसको सुधारने के लिए कुछ योजना बनाई जाए, कोई कार्यक्रम बनाया जाए, उन लोगों को के विचारों को सुना जाए जो इनसे प्रभावित हैं, जो इसकी सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो इन यात्राओं में जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मेरे नज़रिए से है, बहुत लोगों के नज़रिए से नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन में आप कुछ भी, उसमें ईमानदारी और शुद्धता बहुत जरूरी है। मैं पदयात्रा अगर कह रहा हूं, ये यात्रा नहीं है, मैं पदयात्रा कर रहा हूं, तो 2 अक्टूबर के बाद मैं गाड़ी पर न बैठता हूं, न घर जाता हूं, न छुट्टी मनाता हूं, न ब्रेक लेता हूं। यात्रा ये कंटिन्यूअस यात्रा है, मतलब एक बार शुरू किया है तो जब खत्म करेंगे तभी रुकेंगे। ऐसा नहीं कि आज 1 जनवरी आ गया तो 2 दिन फिर दिल्ली चले गए, फिर वापस आए और वहां से यात्रा शुरू की। ऐसा भी नहीं कि कुछ दूर गाड़ी पर चले, फिर गांव आ गया तो उतर के पैदल चलने लगे। अब इन बातों का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है कि भैया अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के गाड़ी पर चल के 4 गांव घूम लीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है, पदयात्रा तो चल ही रही है, बगल गांव में मोटरसाइकिल बैठ के चल के देख लीजिए, मतलब कुछ नहीं है उसका। लेकिन किसी काम को करने के पीछे एक सोच है, एक शुद्धता होनी चाहिए। हम लोग छठ का व्रत करते हैं, अगर आप घर में जाकर 1 घूंट पानी पी लीजिएगा तो आपको कौन रोक रहा है, लेकिन आप व्रत इसलिए कर रहे हैं कि आपकी भावना है कि उस व्रत की ताकत ही इससे है कि आप कितनी शुद्धता से इसको करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हमारी तो कोई पार्टी नहीं, हम तो समाज में काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार 17 साल के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो मेरे से उनकी तुलना तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हम तो समाज में घूम रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, 3 उद्देश्य लेकर चले हैं। समाज को ये बताएं कि भाई अगर बिहार को सुधरना है, जो हम लोग की दुर्दशा है, तो इसके लिए समाज के लोगों को, बिहार के लोगों को अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई नेता, कोई दल, कोई इसको आकर ठीक नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर लोग तैयार हो जाएं तो उनको गलत लोगों को न चुनना पड़े, इसलिए सही लोगों को समाज से निकालें ताकि एक बेहतर विकल्प उनके साथ सामने हो। और तीसरा, कि अगर जनता सही लोगों को चुन भी ले तो एक योजना हो जिस पर सब मिलकर काम करें। तो यही पदयात्रा का उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना, उनको जागृत करना, ये बात बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही लोगों का चुनाव कीजिए। दूसरा, सही लोगों को समाज से निकालना, उनको एक साथ लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म पर लाना ताकि एक बेहतर विकल्प बनाया जा सके। और तीसरा, हर पंचायत के विकास के 10 साल का योजना बनाना। सिर्फ रोड पर चलने से नहीं होगा, हर पंचायत की मैं योजना बनवा रहा हूँ 10 साल का। और योजना का मतलब वहाँ के समस्याओं का समाधान नहीं है। ऐसा नहीं कि उस पंचायत में योजना में, विकास की योजना में ये लिख देंगे कि वहाँ पर सड़क बनाई जाएगी, सड़क टूटी हुई है। ये तो समस्या का समाधान है, ये तो लिखा ही जाएगा। हर पंचायत के लिए मैं ये योजना बनाकर जारी करूँगा कि उस पंचायत में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी।
योजना बनाकर जारी करेंगे कि वहां पर खेती किसानी करने वालों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। हर पंचायत के लिए योजना बनाकर जारी करेंगे कि उस पंचायत में 500 से 1000 लोगों को नया रोजगार कैसे दिया जा सकता है। पदयात्रा जब खत्म होगी तो हर पंचायत के, बिहार के हर नागरिक को ये अवसर होगा कि वो इसको देखे, समझे, अच्छा लगे तो अपनाए, ना अच्छा लगे तो फेंक दे। तो मेरे पदयात्रा का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। सर एक सवाल है, आप नीतीश जी के काफी करीब रहे, कई लोगों के करीब, आपने रणनीतियां बनाई, उनको जिताया भी, और ये तमाम जो कुव्यवस्थाएं हैं जिनकी चर्चा अभी आपने की, पीसी की और भी बहुत तरह की समस्याओं की, जो धरातली समस्या है, आपने, आपके मन में उस समय कभी नहीं आया कि इन समस्याओं के बारे में भी इनसे बताया जाए? नंबर 1। नंबर 2, आज जो आप पश्चिमी चंपारण की धरती से आज पूर्वी चंपारण तकरीबन 100 दिन की आपकी यात्रा पूरी हो चली है, तो क्या लगता है आपके मन में क्या चल रहा है? लगता है कि इन समस्याओं को जनता समझ पा रही है और आप इन यात्राओं से उन समस्याओं का निवारण कर पाएंगे? पहली बात, ये सवाल लोग कहते हैं कि भाई आप पहले भी इनके साथ थे, नीतीश जी के साथ थे, तो पहले क्यों नहीं बताया? ये ठीक बात है। और अगर उस समय उनके साथ थे तो आज उनके विरोध में या उनके ही सरकार के विरोध में क्यों खड़े? ये सही सवाल है, पूछा जाना चाहिए, लोग पूछते भी हैं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जिस भूमिका में मैं था 2014-15 में, पहली बार बिहार में 40,000, आपने यहाँ इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ दल घोषणा पत्र जारी करते हैं। पहली बार 2015 में 40,000 गाँव में सर्वे करा के 7 निश्चय की योजना बनाई गई। तभी मुझे मालूम है कि नाली गली सबसे बड़ी समस्या है। जब हम लोग गांव में गए तो देखे कि भाई यहाँ चापाकल उसी के साथ घर के सामने गड़ता है जिसका रसूख है, पैसे वाला है, इसलिए हर घर नल की जल की योजना बनाई गई। तो उस समय ये कहा गया कि यहाँ बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए हर बेरोजगार को बिहार में 1000 रुपया स्टाइपेंड महीना मिले। ये 7 निश्चय का पहला निश्चय था। बिहार में बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था हो, इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दूसरा निश्चय था। अब ये जो सारी योजनाएं बनाई गई, बनाने में उस समय जो मेरी भूमिका थी उसको बनवाया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी कराई, लेकिन उसको करने की जिम्मेवारी उस समय की चुनी हुई सरकार, नीतीश जी की सरकार की थी, महागठबंधन की सरकार की थी। मैं तो छोड़कर यहाँ से चला गया, जो काम करता था मैं, जहाँ चुनाव जीते वहाँ से हम चले जाते हैं। ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि उस समय अगर आप नीतीश जी की शिकायत नहीं कर रहे थे तो आज क्यों कर रहे हैं? तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार जी 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। प्रशासक के, राजनेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग, मानवता के आधार पर, ये 3 पहलू, इसको एकदम समझिए कायदे से। प्रशासक 15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, जिनका मेरे मन में सम्मान था, जिनके लिए वो, उनका हम लोगों ने दौर देखा था 2005 से 2012 तक, जिसमें बिहार में सुधार होता हुआ दिखा। ये और इस बात का प्रमाण है कि मुझे बिहार के पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं थी। मैं तो यही चाहता था कि भाई अगर यहाँ पर एक सही मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव में हारने की वजह से इन्होंने छोड़ दिया है, तो इनकी मदद करूँ, चुनाव जीत कर आए, बिहार बढ़े, तो उनकी मदद की। इसमें से आप जितने पत्रकार बैठे हैं, कौन नहीं मानेगा कि आज के नीतीश कुमार के प्रशासन में और 2005 से 12-13 के प्रशासन में फर्क है कि नहीं है? तो जो नीतीश कुमार को लोगों ने सुशासन बाबू कहा, आज उन्हीं को कुशासन, उनके शासन काल को कुशासन के तौर पर देखा जा रहा है, पर उनकी छवि बिल्कुल ही धूमिल हुई है। दूसरा जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा पहलू, राजनेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की 2014 में मैंने मदद की थी, 2014 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी लोकसभा में चुनाव हारी थी, नीतीश कुमार अपना चुनाव नहीं हारे थे। लेकिन राजनेता के तौर पर एक मोरालिटी होती है, उसके आधार पर उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था। वही नीतीश कुमार आज चुनाव हार गए हैं 2020 में। 243 की विधानसभा में अगर आप 42 एमएलए जीते हैं तो आप चुनाव हार गए हैं। फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कोई ना कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो दोनों में फर्क देखिए आप। तो मैंने जिस नीतीश कुमार की मदद की थी, जब नीतीश कुमार मेरे से पहली बार नवंबर 2014 में दिल्ली में मिले,
उनको किसी ने बताया था कि मोदी जी का जो प्रचार है वो बिहार के किसी लड़के ने किया था। तो वो आए हमसे मिलने, पवन वर्मा जी के घर पर मिले। तो मैंने लंबी बात के बाद ये कहा कि हम लोग तो ये समझते हैं कि बिहार में आपने आकर सुधार किया है, और अगर आपने सिर्फ इसलिए त्याग पत्र दे दिया है कि आपको लोकसभा में आपकी पार्टी हार गई है व्यवस्था के अभाव में या प्रचार के अभाव में, तो काम मैं आपका करूंगा। आप वो मुख्यमंत्री वापस से बनिए। और आपने देखा कि चुनाव से पहले मांझी जी को हटाकर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना, मेरा शर्त ही वही था कि आप मुख्यमंत्री वापस बनिए, बिहार की जिम्मेवारी संभालिए, चुनाव के लिए हम लोग कंधा लगाएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं जाता हूं, अब कई बार उन्होंने बात करी मेरे से, कई बार प्रयास किया वापस बुलाने का, क्यों नहीं जाता। नीतीश कुमार 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद हमने की थी, ये वो नीतीश कुमार है जो गैसल में असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, 290 लोगों की मृत्यु हुई थी। रेल मंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री के बाद नीतीश कुमार दूसरे लीडर थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने उस समय इनको मना भी किया कि इस्तीफा की जरूरत नहीं है, आपने इस्तीफा दे दिया, मैंने अस्वीकार कर दिया, आप काम कीजिए। फिर भी नीतीश कुमार का वक्तव्य ये था कि अगर 290 लोगों की मृत्यु हो गई है तो मैं कैसे रेल मंत्री रह सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार है, कोरोना के काल में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। हम लोगों ने देखा करीब 3 महीने तक बिहार के बच्चे, बिहार के लड़के पूरे हिंदुस्तान में मारे मारे फिरते रहे, और इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया उनकी मदद के लिए या उनको सहायता देने के लिए। शब्द से भी, मुंह से भी उन्होंने अपने बंगले से बाहर निकलकर उसके लिए कोई प्रयास करना उचित नहीं समझा। जिस दिल्ली में सबसे ज्यादा बिहार के लोग फंसे हुए थे, वहां बिहार सरकार के 3-3 भवन हैं, 20 से ज्यादा पदाधिकारी हैं, कुछ नहीं करते। नीतीश कुमार अगर 10 अधिकारियों को वहां बैठा देते कि भाई वहां से बस से लोगों को बैठा कर बिहार आने दो, तो कितने हजार लोगों की परेशानी कम हो जाती। ये वही नीतीश कुमार है, कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो आज 70 गरीब परिवार शराब की अवैध शराब से उसकी मृत्यु हो जा रही है तो पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में हंसते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। आप जरा बताइए, बिहार के नागरिक होने के नाते वो बिहार के मुखिया हैं, अगर किसी की मृत्यु अपनी गलती से भी हो गई तो मुखिया होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है? संतावना देना, अफसोस जाहिर करना, कि हंसकर ये कहना कि जो पिएगा वो मरेगा। ये मानवता की बात है। तो नीतीश कुमार 14 के और नीतीश कुमार 22 के, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और एज ए ह्यूमन बीइंग, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। और अंतिम बात समझिए, लोकतंत्र आपको क्या बताता है? आप किसी पर भरोसा करके किसी को नेता मानकर उसको वोट देते हैं, 5 साल के लिए देते हैं, इस आशा अपेक्षा के साथ देते हैं कि वो आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा। अगर वो खरा न उतरे तो संविधान ये बताता है, लोकतंत्र आपको कहता है कि आप उसका विरोध भी करें। एक बार आपने किसी की मदद कर दी, एक बार किसी को वोट दे दिया तो जीवन भर उसी को वोट देते रहेंगे, तब तो ये राजतंत्र हो जाएगा। आप तो लोकतंत्र के सिद्धांतों को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बार आपने जिसकी मदद कर दी अब उसको जीवन भर मदद करते रहिएगा। तो राजतंत्र है कि जो आदमी राजा है उसके दरबारी आप हो गए तो जीवन भर आप दरबारी रहिएगा, वो अच्छा करे तो भी और खराब करे तो भी। लोकतंत्र तो ये कहता है कि आप अपने समझ से जो सही व्यक्ति है उसको चुनिए, अगर वह काम अच्छा करे, आपके आशा अपेक्षा पर, विश्वास पर खरा उतरे तो उसके साथ बने रहिए, और अगर नहीं उतरे तो उसको उतनी मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। वही काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना शुरू हो रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का शराबबंदी और जीत केंद्र सरकार से कि बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे, और आज जनगणना शुरू हो रही है, क्या लग रहा है बिहार के विकास के लिए जनगणना कहीं ना कहीं आगे नीतीश कुमार? देखिए, कोई भी ऐसी जानकारी जिससे सरकार के पास लोगों के विषय में, उनके हालात के विषय में, सामाजिक आर्थिक बेहतर जानकारी पहुंचे, उसका स्वागत है। उस नज़रिए से जनगणना, सर्वेक्षण, समीक्षा, इन सब चीज़ों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है।
तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहे हैं। वैधानिक आधार इसलिए नहीं है कि जो जनगणना है ये केंद्र का विषय है। जैसे आपने देखा है कि कई जातीय समूह को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपने सुना होगा लोहार समाज को यहाँ से रिकमेंड कर दिया कि एसटी हो जाएंगे। बच्चे एग्जाम दे गए, नौकरी लग गई, उनको एसटी के आधार पर फिर हटा दिया गया, क्योंकि वो बिहार सरकार के परिधि में ही नहीं आता, अधिकार के परिधि में ही नहीं है। जितने हमारे नोनिया बिन समाज के लोग हैं, इनको कह दिया कि इनका कैटेगरी चेंज करने के लिए कि हम रिकमेंड कर दिया, केंद्र सरकार ने उसको माना नहीं। तो जनगणना का जो लोग इसको समझते हैं, ये आपको देखना चाहिए कि इसका वैधानिक आधार क्या है, या फिर एक प्रशासनिक एक्सरसाइज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है, जिसमें लोगों के बारे में, उनकी सामाजिक आर्थिक पहलुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उसका किया जाना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसका वैधानिक अधिकार आधार क्या है, इस पर नीतीश कुमार से कोई सवाल न कर रहा है, ना नीतीश कुमार या उनकी सरकार बोल रही है कि इसका वैधानिक अधिकार क्या, आधार क्या है, या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या मैंडेटरी है कि आप सिर्फ चुनाव में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जनगणना करा रहे हैं। और दूसरा जो मेरे नज़रिए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनगणना हो जाने से ही अगर लोगों की स्थिति सुधर जाती, तो बिना जनगणना के मैं आपको बता सकता हूं कि 13 करोड़ बिहारी जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। आप उनकी स्थिति सुधार दीजिए, इसके लिए नई जनगणना क्या जरूरत है? तो रोज सर्वे आ रहा है कि हम लोग विकास के सभी पैरामीटर पर सबसे पीछे हैं, तो उसको सुधारने से आपको कौन रोक रहा है? दलितों की जनगणना देश की आज़ादी के बाद से हो रही है, और दलित आज भी समाज के सब आर्थिक सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े, सबसे निचले पायदान पर लोग हैं। तो सिर्फ जनगणना, समाज को ये समझने की बात है कि सिर्फ जनगणना हो जाने मात्र से आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली। अगर उसका वैधानिक आधार हो भी जाए तो पहली बात कि इसका इसके पीछे नियत क्या है ये समझिए। दूसरी बात, इसका वैधानिक आधार है कि नहीं, इस पर सरकार को स्पष्टता से अपनी बात रखनी चाहिए। और तीसरा, अगर इसको आपने करा भी लिया तो आपके पास योजना क्या है? आप तो आज 10 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं, दलितों को आपने दलित महादलित किया। महादलित में आपने शुरुआत की 4 वर्गों से, अब सारे दलित को ही आपने महादलित कर दिया और उनकी स्थिति वही बनी हुई है। तो लाइब्रेरी में बैठ के, पुस्तकालय में बैठ जाने मात्र से आपके पास दुनिया की सारी किताब आप रख दी जाए तो आप आइंस्टीन थोड़े ना हो जाइएगा। किताब को पढ़ना भी पड़ेगा, आप में वो विद्वता भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। तो जनगणना वही है, लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है। जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा, अति पिछड़ा में एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, कभी एनेक्सर 2 को उठा के 1 में डाल देते हैं, 1 को उठाकर एसटी में डाल देते हैं। जो उस समाज के लोग हैं, जरा जाकर देखिए तो कि क्या उनकी स्थिति सुधरी है। एनेक्सर 1 माननीय कर्पूरी जी ने बनवाया, एनेक्सर 1 जो कर्पूरी जी ने बनाया और आज जो एनेक्सर 1 है उसका फर्क देख लीजिए, और देखिए कि जिन जाति समूह को एनेक्सर 1 में जोड़ा गया है उसका आधार क्या है। ये भी देखिए कि जो शुरू से एनेक्सर 1 में थे उन समाज के लोगों की स्थिति बेहतर हुई क्या, उनकी शिक्षा की स्थिति सुधरी क्या, उनके समाज से अच्छे लोग निकल कर आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, उद्योग में आ रहे हैं, उनके बच्चे ज़्यादा ग्रेजुएट कर रहे हैं। चर्चा इस पर होनी चाहिए। अगर गणना हो भी जाए तो उससे होना क्या है? मैं बिल्कुल गणना के पक्ष में हूँ, गणना होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई योजना भी तो होनी चाहिए कि गणना होगी तो क्या होगा। उसके लिए सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का जो प्रयास है, समाज को बांटने, लड़ने लड़ाने का प्रयास है कि आधा समाज ये कहने लगे कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, आधा समाज ये कहने लगे कि जनगणना होनी चाहिए। इस पर एक और चुनाव निकल जाए, गोटी अपनी बना ली जाए, बस इतना ही प्रयास है। इसके पीछे कोई समझ नहीं है, कोई सोच नहीं है। अगर जातीय जनगणना इतना ही जरूरी था, इसी से बिहार का विकास होना है, मान लीजिए कि होना है, तो नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये समझ उनको आज क्यों आई है भाई? पहले क्यों नहीं कराया? ये तो सवाल आप लोग पूछिए। नीतीश कुमार से तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए। आप लोग सवाल ही गलत पूछ रहे हैं कि होना चाहिए कि नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर होना चाहिए तो ये पहले क्यों नहीं कराया? इसका वैधानिक आधार क्यों नहीं बनाया? जब आप भाजपा के साथ थे तो क्यों नहीं आपने इसके लिए वैधानिक आधार सुनिश्चित किया? और अगर आप करा के आ रहे हो तो आपके पास योजना क्या है ये बताइए कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, कम होगी, उनका शैक्षणिक स्थिति खराब है, उसके लिए कौन सा स्कूल नया बनाइएगा, उनको क्या सुविधा ज़्यादा दीजिएगा, उसको भी बताइए कि जो सरकारी आंकड़े अभी अवेलेबल हैं उसके मुकाबले अगर कोई नई जानकारी आएगी तो उसके लिए सरकार कौन से नए प्रयास करेंगे ये भी तो बताइए।
अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं समाज के लोगों को है, उन्हीं गरीब के बच्चों को है जिसकी राजनीति ये लोग करते हैं। बिहार में समाजवाद के नाम पर राजनीति चल रही है पिछले 30 साल 40 साल से। कांग्रेस की भी राजनीति यहां पर समाजवादी पृष्ठभूमि वाले लोग ही करते रहे हैं, और बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। किसी ने भूमि सुधार की बात कही है क्या बिहार में आज तक? आप बताइए तो। पूरे देश में 38% लोग भूमिहीन हैं, बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। बिहार में भूमि सुधार की चर्चा लालू जी की पार्टी ने कभी की? भूमि सुधार की चर्चा नीतीश कुमार ने कभी की या कांग्रेस ने कभी की है? और ये लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं, ये दबे कुचलों की बात कर रहे हैं, ये भूमिहीनों श्रमिकों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बात करेंगे? 40 साल बिहार में समाजवाद के नाम पर गरीबी का बंटवारा हुआ है, लोगों को जाति समूह में बांटकर अपनी रोटी सेकी गई है। और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग जात की भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं तो मन से रोज कह रहा हूं, जात की राजनीति तो ये होती ना कि अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं कहूं कि भाई ब्राह्मण का सबसे अच्छा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, लालू जी ये कहाँ कह रहे हैं कि यादव समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? मांझी जी ये कहाँ कह रहे हैं कि मुसहर समाज का जो सबसे अच्छा आदमी है वो आगे बढ़ना चाहिए? ये तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का आगे बढ़ना चाहिए, हमारा लड़का मुखिया होना चाहिए, और आप हमारे जाति के हैं इसलिए सब लोग आप हमको वोट दीजिए। अगर जातियों की भी राजनीति होती तो कम से कम उन जाति समूह के लोग तो अच्छे हो गए होते भाई। यादव समाज के लोग अगर धनी हो गए होते तो भी मान लिया जाता, कम से कम 14% बिहार तो अच्छा हो गया, 13% बिहार तो के लोग तो अच्छे हो गए होते। तो ये तो जात के नहीं राजनीति है, ये तो परिवार और स्वार्थ की राजनीति है। जाति का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने परिवार की और स्वार्थ की राजनीति को मजबूत बनाए रखने के लिए। संजय मिश्रा, सच्चाई न्यूज से। मेरा सवाल है सर कि सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, इतना मेहनत इतना लगन से आप अपना पद यात्रा कर रहे हैं। समाधान यात्रा नीतीश जी निकाले हैं, यानी वो भी मान रहे हैं कि समस्या है। 17 साल के मुख्यमंत्री हैं। एक नारा आपके द्वारा दिया गया था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और बिहार में बर्बादी है नीतीश कुमार है। तो कहीं ना कहीं उसका आपको ग्लानि होता है क्या कि कब इनका मदद किया था, बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया? और दूसरा, पश्चिम चंपारण में आपका स्पीच मैंने सोशल मीडिया पे सुना था और देखा भी था कि आप कह रहे थे अगर मुझे मौका मिले 6 महीना में जो भी पलायन कर रोजगार के लिए बाहर गए हैं उनको मैं बिहार में ही रोजगार दे दूंगा। तो ये भी एक, जैसे और नेता लोग रोजगार के नाम पे जुमला फेंकते हैं, तो ये भी एक जुमला था कि वाकई आप सीरियस थे या ये स्लिप ऑफ टंग था? क्योंकि 6 महीना में क्या पॉसिबल है सर इतने लोगों को बिहार के अंदर में ही रोजगार दे देना? चलिए पहले सवाल का जवाब देता हूं, नारों को थोड़ा और ध्यान से पढ़िए। नारा था बिहार में बाहर हो, है नहीं। बिहार में नारा हमने लिखा है तो हम जानते रहे, इन्हीं शब्दों यही काम करते हैं तो इतना तो पता है। बिहार में बाहर हो नहीं, आप नारा नहीं देखें, जाके देख लीजिएगा। बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, कि बिहार में बिहार बन। लेकिन इसमें शामिल है इस बात को कि उनके पीछे के काल को मैं अच्छा मानता था। बिहार में बाहर हो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि बिहार में जो स्थिति है ये बनी रहे और बेहतर हो, इसलिए नीतीश कुमार बने रहे, ये सोच थी। मैंने इस बात का उत्तर ऑलरेडी दे दिया है कि वो सोच क्यों थी। और ये सिर्फ नहीं था कि हम प्रचार करके चले गए, हमने योजना बनवाई। आपको ये नहीं लगता है कि बिहार के हर घर में अगर पानी नल से आता तो वो बेहतर होता? अगर आपको ये नहीं लगता है कि बिहार के हर नाली और गली का पक्कीकरण होता तो उससे आज बिहार की स्थिति बेहतर होती? आपको ये नहीं लगता है कि बिहार के हर युवा को 18 साल से 35 साल में 1000 रुपये मिलता तो उससे बेहतर होती स्थिति? उन्होंने वो नहीं किया। तो योजना बनाने वाले का जो दोष है, तो मेरा उतना दोष मान सकते हैं कि हमने योजना बनाई, उतना दोष हमारा है, इसीलिए उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, मान लीजिए इस बात को। दूसरा, आपने कहा नहीं बिल्कुल मैं जुमलेबाजी नहीं करता। आप इस बात को खूब गंभीरता से समझिए। पहली बात कि मैं नेता नहीं हूं, मैंने कोई दल नहीं बनाया है। मैंने कहा है कि बिहार में अगर जनसुराज की जनता की सरकार कभी बनती है तो 6 महीने से साल भर के भीतर जितने भी लोग बाहर हैं उन सबको ये अवसर दिया जाएगा कि अगर वो चाहें तो वापस आकर यहाँ उनको उतने पैसे का रोजगार मिल जाएगा। और बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हर पंचायत में, मैंने आपने कहा जुमला, हर पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार
की बात मैं कर रहा हूं, उसकी योजना बना रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए, बस ये नहीं कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। जब पदयात्रा खत्म होगी तो आप जिस पंचायत से आते हैं तो आपको ये बताएंगे कि 1000 रोजगार आपके पंचायत में क्या करने से आएगा। ये नहीं कहेंगे कि 1000 रोजगार मिल जाएगा। और हमारा ये अनुमान 1000 का संख्या इसलिए नहीं, 1000 हमको गोल बढ़िया दिख रहा है। एक पंचायत में 1000 लोगों को अगर आप वापस ले आते हैं तो इससे ज्यादा की संख्या ऐसी नहीं है जो कि वापस आना चाहते हैं। ये हम लोग का अब तक का अनुमान है कि जिस पंचायत में भी आप जाएंगे वहां पहले चरण में, क्योंकि दूसरे चरण में और लोग आएंगे जो शायद यहाँ के बिजनेस करना चाहते हैं, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन का लेवल है, मैंने कहा कि करीब 50% लोग जो नवयुवक है काम कर रहे हैं। तो एक पंचायत की जनसंख्या कितनी है? नहीं 12,000, 10,000 12,000 पंचायत है। अगर जनसंख्या उतनी है तो कामकाजी एज में उसका करीब 25% लोग होंगे। 18 साल से 50 साल के एज ग्रुप में करीब 3000 लोग होते हैं। उस 3000 में से 50% मैंने कहा कि लोग बाहर, अनुमानतः लोग बाहर हैं। मैं अगर 1000 हर पंचायत में रोजगार कर दिया जाए तो 100% लोग वापस आ जाएंगे। तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि 1000 रोजगार दे देंगे? जो मैंने कहा उसको मैंने आपको नंबर से जोड़ दिया आपके सामने। ये नंबर हवा में नहीं है। पंचायत का जो पॉपुलेशन है, उसमें जो नवयुवकों की संख्या है, उसमें जो लोग बाहर गए हैं, वो संख्या पंचायत की जनसंख्या के आधार पर 500 से 1000 के बीच में होती है। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो बाहर गया वो मजबूरी में नहीं गया है, कुछ मजबूरी में गए हैं, उनको वापस आने की जरूरत है। कुछ लोग यहाँ जब सहूलतें बढ़ेंगी तब आएंगी। लेकिन अगर आप 500 से 1000 लोगों को वापस लाकर रोजगार दे दें तो वो करीब सारे लोग जो मजबूरी में बाहर गए हैं वापस आ सकते हैं। अब आपका ये सवाल जरूर होना चाहिए कि 1000 रोजगार मिलेगा कैसे? उसी की योजना तो बनाकर जारी करेंगे। अभी चुनाव में आकर घोषणा पत्र नहीं बनाएंगे, हर पंचायत में बताएंगे कि 30 लोगों को रोजगार यहाँ जलकर से मिलेगा, 50 लोगों को रोजगार यहाँ ये लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज से मिलेगा, 70 लोगों को रोजगार यहाँ पशुपालन से मिलेगा। वो बनाकर पूरा योजना हर पंचायत का जारी करेंगे। उसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक लगेगा तो मानिएगा, नहीं ठीक लगेगा तो फेंक दीजिएगा। योजना बनाना और धरातल पे लाना, योजना तो नीतीश कुमार भी बनाई थी, हर घर में योजना। नीतीश कुमार ने योजना भी नहीं बनाई, आपको यही नहीं समझ में आ रहा? नहीं, नीतीश सरकार ने नहीं बनाई, आपकी मदद से बनाई, उन्हीं की सरकार में। आप बात ही नहीं समझ रहे। आप सरकार को बहुत बड़ा मानते हैं। 7 निश्चय नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने या प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया। 40,000 गांव में हमने सर्वे कराया, लोगों ने बताया, आप लोगों की समझ को कम करके आंकते हैं। आप मतलब हम लोग, सब लोगों ने बताया कि हमारी समस्या ये है। आपको उसकी पृष्ठभूमि भी बता देते हैं। 2015 के चुनाव में भाजपा ने, मोदी जी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज घोषित किया था। तो हम लोगों ने जाकर गांव में पूछा कि आपको ये 1 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए कि कुछ दूसरा चाहिए? तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि पैकेज वैकेज नहीं चाहिए, तो बुझाइए नहीं रहा कि इसमें जीरो कितना है। हमको नाली चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था चाहिए, हमारा गली और नाली ठीक होना चाहिए। लोगों ने जो बताया उसके आधार पर बनाया गया। आप ये कह रहे हैं कि जो योजना आपने ही बड़ा अच्छा बनवाया वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि फिर योजना नहीं बनाई ही ना जाए। नया, और सिर्फ मैं योजना नहीं ना बना रहा हूं, मैंने 3 बात कही। जनता को जागृत करना कि सही लोगों का चुनाव हो, योजना बनाने और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी अच्छे लोगों की है तो अच्छे लोगों को चुनकर लाना, और साथ साथ इस योजना को उसके साथ जोड़ना। योजना जब, और अब चूंकि आपने बात उठाई है इम्प्लीमेंटेशन की, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2015 में मैंने बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की थी। यह भी परिकल्पना की गई थी कि पंचायत से लेकर मुख्यमंत्री के ऑफिस तक 10,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स देश विदेश से इन विषयों के विशेषज्ञों को वापस बिहार में लाया जाएगा और सरकारी तंत्र से जोड़कर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं यहाँ से चला गया, बिहार विकास मिशन बना, उसको बंद कर दिया या ऐसे नाम के लिए चल रहा है किसी दूसरे निगम की तरह। तो हुआ क्या? नल के जल योजना तो अच्छी है, उसको कराने की जिम्मेवारी आपने ऐसे लोगों को दे दी जिसको कोई समझ ही नहीं है, जिसका इंटरेस्ट ही है कि इसको लूटना है इसमें से। अगर आपने होशियार लोगों को लाया होता, उन विषयों के जानकार को लाया होता तो काम हो पाता। तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए तो आपका विरोध हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो रिपोर्ट आया है, केंद्र सरकार ने जारी किया है, बिहार को तीसरा स्थान पर रखा है, पहला अरुणाचल प्रदेश है। किस चीज में? विकास दर मेरे भाई ऐसा है,
सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात। आप इकोनॉमिक्स तो थोड़ा बहुत जरूर समझते होंगे। अमेरिका में विकास दर 2% और भारत का विकास दर 10%, तो इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। अमेरिका की इकोनॉमी है 15 ट्रिलियन की, तो 2% 15 ट्रिलियन का कितना हुआ? और आपकी इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन की, तो आप अगर 10% से भी बढ़िएगा तो आपका 10% भी 2% 15 ट्रिलियन से 1/3 होगा। तो बिहार का जो बेस है वो इतना कम है कि आप आज से 40 वर्ष पहले भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य थे, और आज भी देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। 28वें नंबर पर। जब मैंने बात बिहार की शुरू किया था तो यही बात समझाने की कोशिश की थी कि आप अपने सोए हुए थे, जग गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दौड़ने लगे, लोग तो दौड़कर बहुत आगे निकल गए। बिहार में आप समझ लीजिए इस बात को, 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो प्रति व्यक्ति आय एक आंकड़ा, चूंकि आपने इकोनॉमिक आंकड़ा उठाया है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का नंबर था 28, मतलब आप देश में सबसे निचले स्तर पर थे। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी बिहार प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 28 पर ही था, और आज भी आपके सारे ये आंकड़ों के बाद भी देश में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आप 28वें नंबर पर ही हैं, एक पायदान भी ऊपर नहीं बढ़े हैं। तो ये आंकड़े जो है ये सरकारी अफसरों से समझिएगा, हम यही काम करते हैं दिन रात, इसकी समझ थोड़ी बहुत तो हम लोग को भी है। यहाँ दिक्कत ये है, सरकार खुशी मना रही है, सरकार तो मनाएगी, यहाँ दिक्कत यही है कि समाजवाद के नाम पर लोगों की अपेक्षाओं को, लोगों की जो मापदंड है उसको इतना नीचे कर दिया गया है कि आपको मतलब नीतीश कुमार ही सबसे विद्वान दिखते हैं। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नीतीश कुमार तो नहीं है, और भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। तो बिहार में चूंकि लोगों की समझ ये रही है, लोगों का अनुभव ये रहा है कि जो नेता है उसको एक शब्द भी बोलने नहीं आना चाहिए, तो जो बोलता है थोड़ा बहुत तो लगता है कि बहुत बड़ा विद्वान है। बिहार में कुर्ता के ऊपर गंजी पहनने को ही जमीनी नेता का सूचक माना जाता है, तो जो गंजी के ऊपर कुर्ता पहनने लगा तो आपको सभ्य दिखता है। अगर कोई एक लाइन अंग्रेजी में बोल दिया तो लग रहा है कि बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। ऐसी बात नहीं है। इस धरती में, ये धरती अनपढ़ों की और मूर्खों की धरती नहीं रही है। हजारों ऐसे लोग हैं बिहार में जो नीतीश कुमार से या जो भी सरकार में लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा समझदार, और अपने कार्य क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई पर लोग पहुंचे हुए हैं। देश विदेश में मेरे साथ ही 250 से ज़्यादा लड़के काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, जो दुनिया भर से लोग जुड़े हुए हैं, जो इन विषयों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, बिहार के 15 साल के विकास की योजना में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई जर्मनी में है, कोई अमेरिका में है, कोई सिंगापुर में है, और बहुत बड़े बड़े जगह पर लोग बैठे हुए हैं। मैं चूंकि आपने संदर्भ उठाया है, मैं कैनेडी स्कूल में बोलने जाता हूँ, कोविड से पहले तो जाता था हर साल। वहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में अमेरिका में मेडिकल कॉलेज जो है वो अमेरिका के लहजे से भी सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है। उस मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट में एक बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी की उसकी रैंकिंग उस डिपार्टमेंट की दुनिया में नंबर 1 है। वहाँ पर 32 लड़के, जब मैं गया था, बिहार के हैं जो काम कर रहे हैं। 32 लड़के बिहार के वहाँ काम कर रहे हैं। तो बिहार के लड़के खाली मजदूरी नहीं कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर जो लोग शासन व्यवस्था में रहे हैं, ये ऐसे मूर्खों की जमात है कि या तो इनके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, या सोचता है कि कोई हमसे होशियार दिखने वाला अगल बगल आ ना जाए, तभी तो हम होशियार बने रहेंगे। भाई नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि फिर से आरजेडी की सरकार बन जाए? कभी आपने ना इसलिए चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को कोई तेजस्वी से सिंपैथी नहीं है। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं। वो इसलिए चाहते हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इसलिए चाहते हैं कि जनता जीवन भर ये याद रखे कि फिर से जब जंगल राज होगा तो फिर कहेगा कि इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की अपनी विंडिक्टिवनेस है कि हमको तुम 40 पर उतार दिए हो, तो देखो ऐसा करके जाएंगे कि तुम हमको फिर याद करोगे कि देखो हम ही, इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति इसी पर चली है कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमारे टाइम में कम खराब है। नीतीश कुमार दावा ही नहीं करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कि हम बिहार सबसे गरीब राज्य है। नीतीश कुमार ने कहाँ दावा किया कि हम देश का सबसे अमीर राज्य बन गए? अनाव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। विकास दर का जो आंकड़ा आप मानते
नीतीश कुमार हमेशा यही कहते हैं कि आरजेडी के टाइम में बहुत खराब था, हमने उस खराब स्थिति को बेहतर किया है, मतलब उसको कम खराब किया है। तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं नीतीश कुमार को समझता हूं उसके आधार पर बता दे रहा हूं, आप हेडलाइन बना लीजिएगा कि इसलिए नीतीश कुमार आरजेडी के लीडर को बढ़ा रहे हैं ताकि उनके जाने के बाद 25 के बाद उनको नहीं रहना, उनको भी मालूम है, तो जनता फिर जब जंगल राज आ जाए वापस, ताकि इनकी लेगेसी बची रहे, लोग कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश कुमार था। कोई बढ़िया आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि नीतीश से छुटकारा मिला तो कोई अच्छा सरकार बन गया। तो इससे भी खरगाप सरकार होनी चाहिए ताकि कोई नीतीश कुमार को लोग यही कहे कि बहुत बढ़िया, देखिए कितनों खराब थे तो नीतीश कुमार ठीक थे। यही पॉलिटिक्स है, इस बात को आप समझिए। उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं, हम नहीं जानते नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव में क्या संबंध है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के फैन हो गए हैं। अरे उनको ये उनकी सोची समझी रणनीति है कि अभी 25 तक रहना है तो इनको साथ में लाओ और जाने से पहले इस भस्मासुर को सर पर बैठा के जाओ ताकि बिहार की जनता भोगे, देखे और हमको याद करे कि भैया इससे बढ़िया तो वही था। ये उनकी समझ है, आपको जानते नहीं नीतीश कुमार को आप। मेरा एक सवाल है प्रशांत किशोर जी। चलिए बहुत हेडलाइन आपको दे दिए, आप एनालाइज कीजिएगा, जो राजनीतिक पत्रकार उनको समझ में आएगी आपको ये बात। अभी जो देश निराशाजनक दौर से गुजर रहा है, पॉलिटिशियन लोगों को अदला बदली आया राम गया राम का सिस्टम है, पूरे देश का सिस्टम खराब है, तो उस दौर में आप एक आशा की किरण बन करके उभरे हैं और पूरा देश आपसे उम्मीद कर रहा है। हमको एक बात जानना है कि आजादी के 75 वर्ष के बाद जब देश में सबसे अधिक जो बड़ा चीज खो दिया है वह है मूल्य। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपने कहा है कि नीतीश जी जो पहले थे अभी नहीं है, तो अभी ये जो सिस्टम जो अभी है पूरी व्यवस्था खराब है, लचर गई है, ये जो 3 स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं, तो आप अगर कल राजनीतिक दल बनाते हैं और आपको शीर्ष पर बैठाया जाता है क्योंकि आपने वो किया है जो देश में आजादी के बाद किसी ने नहीं किया है। आप दरवाजे दरवाजे जाकर के समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। गांधी जी भी किए, लेकिन वे घर घर नहीं गए, दरवाजे दरवाजे नहीं गए, और उनका एक खास रूट था। तो आप एक नई चीज लेकर के आए हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप प्रयत्नशील हैं, तो मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? देखिए, आपने बहुत गंभीर सवाल उठाया है। यूजुअली पत्रकार पूछते नहीं, लेकिन मेरे इंटरेस्ट का विषय है क्योंकि कोई पूछता नहीं है। 10 साल तक हमने जो काम किया और देश में उस विधा में जितने बड़े स्तर पर किया जा सकता है भगवान की कृपा से करने का अवसर मिला है। अपनी जो भी समझ थी, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, भगवान की कृपा रही है, मेहनत करके उस जगह बनाई, किया, सफलता मिली। लेकिन मैंने वो अनुभव किया, दलों के साथ, नेताओं के साथ काम करके ये अनुभव किया कि जब नेता और दल जीतते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उससे व्यवस्था बदल जाए, उससे लोगों का भला हो जाए। इसीलिए जब उस मई 2021 को मैंने रिटायरमेंट या उस काम को छोड़ने की घोषणा की है, तो उस विधा में मैं शिखर पे था। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु जीतने के बाद तो मैं चाहता तो 20 वर्ष वही काम करता, इसीलिए उस काम को छोड़ा। फिर 1 साल तक ये पूरे मंथन के बाद, सोचने समझने के बाद मैंने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए तय किया है कि नहीं, ये आएंगे जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की व्यवस्था थी, गांधी जी की व्यवस्था थी, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो आज़ादी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो उस व्यवस्था से जुड़कर अपना योगदान दे पाता था, परिवार, जाति, धर्म से ऊपर उठकर। वैसी अगर व्यवस्था बनाना है तो हमें समाज में जाकर काम करना होगा। ये प्रपोजल लेकर ही कांग्रेस के पास गए थे। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि मेरी कांग्रेस से लंबी चर्चा भी चली। मैंने उनको कांग्रेस का लोग कहते हैं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट रिवाइवल का क्या दिए थे, यही दिए थे कि आप अगर राजनीति में फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो समाज ही जरिया है। राजनीति से समाज सुधरे नहीं सुधरे, समाज से राजनीति को सुधारा जा सकता है। जो हम अभी कर रहे हैं ये सामाजिक अभियान नहीं है, ये समाज के माध्यम से किया जाने वाला राजनीतिक अभियान है। हम दल नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहले समाज अगर नहीं तैयार होगा तो ये मेरा विषय है और मैं अपने जीवन के अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इसी में लगाना चाहता हूँ कि बिहार में करके दिखाना चाहता हूँ। तो अगर बिहार में ये हो गया तो पूरा देश इसको मानेगा। पूरा देश कैसे मानता है कि आज
हम चुनाव प्रबंधन हमको आता है, हमने उसको करके दिखाया है। तो हमारे पास हम चाहे जितना भाषण दे दें, लोग तो मानेंगे नहीं। लोग तो यही कहेंगे कि नहीं, जाति के आधार पर ही राजनीति होती है। लोग तो यही मानते हैं कि नहीं, इसी तरह की राजनीति होती है। तो मुझे इसको बिहार में प्रस्थापित करना है। इससे एक नया मॉडल बनेगा, नई राजनीतिक व्यवस्था बनेगी, तो वापस आएगा। क्योंकि देश में के लोग ये मानेंगे कि जिस बिहार के लोगों को वो अनपढ़ और मूर्ख मानते हैं, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी जो देश में स्वतंत्रता के बाद किसी ने बनाई नहीं। तो उससे हम लोग का अपना गौरव वापस होगा और बिहार के विकास में एक बड़ा मूवमेंट शुरू होगा। ये तो होगा ही होगा। इसीलिए अपना जीवन का सब कुछ छोड़ के हम इतना बड़ा अभियान सरकार में आने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार को ये सब होने के बाद आज फोन करेंगे तो कल हम आप सरकार में आप हमको पाइएगा। हमको कौन रोक रहा है बिहार में सरकार में आने से? एक बार नहीं, दो बार नहीं, नीतीश कुमार कई बार कह चुके। क्या दिक्कत है हमको वो करना ही नहीं है जो बात आपने बताई। क्योंकि ये मूल में दिक्कत ये है बिहार में और बिहार के बाहर, और उसकी शुरुआत मैं बिहार से कर रहा हूं। और मेरी ऐसी सोच है, मेरी अपेक्षा है कि अगर इसको सफलतापूर्वक बिहार में करके हम लोगों ने दिखाया तो बिहार का गौरव, बिहार के लोगों के बारे में जो एक सोच है वो लोगों के देश के बाहर बदलेगा। इससे बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो सामाजिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर देश में एक मॉडल बने। इसलिए, वरना हम दल बनाकर भी तो ये काम कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, बिहार के लोगों में ये समझ है, जिसको आप मानते हैं कि ये जाति के ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है, जिसको आप सबसे गरीब, सबसे निरक्षर मानते हैं, उस समाज के लोगों से मैं ये करवाऊंगा। इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि मैं जन सुराज का नेता नहीं हूं, मैं इसका सूत्रधार हूं। मेरी जिम्मेवारी है कि इसको समाज को समझाकर, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। ये फर्श पर काई लगी हुई है, फर्श नहीं टूटा है। काई को छुड़ाना है तो उसको बैठ के रगड़ कर छुड़ाना पड़ेगा। बिहार की जमीन में, बिहार के लोगों में वो ताकत है, वो समझ है। देश के 2000 साल के इतिहास में 1500 साल तक तो देश की राजनीति इसी जमीन से चली है। यहाँ के लड़कों को राजनीति की समझ है। जरूरत इस बात की है कि उनको विकल्प बनाने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। लोग खड़े होंगे और आप देखिएगा, एक बार अगर ये बन गया तो ये बिहार की कहानी नहीं है। ये राजनीति में नए मूल्य प्रतिस्थापित करेगी। इसका पार्टी बनाने करने का एक नया नजरिया लोगों के दिमाग में आएगा। और इससे प्रशासनिक सुधार जब होगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, तो दूसरे राज्यों से भी लोग आपको देखेंगे कि नहीं, देखिए किस तरह देश का सबसे गरीब राज्य, लोगों ने, जिसको सारे दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया, उसने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे वहां सुधार हुआ। ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य बिहार में सरकार बनाना, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना नहीं है। तो आपने पूछा, उसके लिए धन्यवाद। इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।